पिछले साल जब ये क्वेश्चन आया था ना, बच्चों की हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि और के दोनों पार्ट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों को नहीं आते। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होती है ना ए और बी में, तो आप दोनों लाइन को साथ में बोलो और उनके बीच में कोई कनेक्टर लगा के देखो। जैसे दैट छोटे होते थे ना, तो मम्मी काम करवा रही है, बिंदियां डाल के दे रही है हमें, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, तो मम्मी साथ में बैठ के वो जब काम करवाती है, तो जब आपने 1 लिखा, 2 अच्छा लिखा, 3 और अच्छा लिखा, तो मम्मी कहेगी वेरी गुड। तो जो ये वेरी गुड तुम्हें बोला गया बेटा, ये पॉजिटिव फीडबैक है जो आपको उस काम को रिपीट करने में मदद करेगा। सीबीएसई ने दिया है तो हम सैल्यूट कर रहे हैं सीबीएसई को। उसकी स्टेटमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाना। निकली हमारी 4 आई स्क्वायर आर, इनिशियल वैल्यू हमारी निकली आई स्क्वायर आर, इनका डिफरेंस हो गया 3 आई स्क्वायर आर। बल्ब भी चलाऊंगा, फैन भी चलाऊंगा वैसे तो ये क्वेश्चन टेक्निकल गलत है, पंखा भी चला रहा और हीटर भी चला रहा, सब वो भी रिंकी है ना, मतलब मेल और फीमेल पैदा सक्सेस है। इस एक्स एक्सिस पे मान लो ये स्लोप है ना, ये मेरे पास स्लोप है, तो अगर इसकी वैल्यू, स्लोप की वैल्यू बिल्कुल एक्स एक्सिस के पास है तो रेजिस्टेंस कम, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल, छोटी इमेज सीधी इमेज। क्या आएगा दिमाग में? छोटी इमेज सीधी। क्वेश्चन में हमें क्या करनी है? लाइन लगानी है। लाइन लगा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ भी आप एग्जांपल लेके इसको 2 नंबर के हिसाब से फ्रेम करेंगे। सोचो किसी ने गलत इंटरप्रेट कर दिया तो सीधा 3 नंबर उड़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? होपफुली बेटा आपकी एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी और अब तो इस जर्नी का एंड पॉइंट बिल्कुल सामने है। कुछ ही दिन बचे हैं बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी 10th और 12th क्लास का बच्चा ऐसा होगा जो इस टाइम पे टाइम वेस्ट कर रहा होगा। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब आप बहुत सीरियस हैं और आप लास्ट मोमेंट रिवीजन कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट की, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर सब्जेक्ट के। मुझे अपने क्लास 10th का एक एक्सपीरियंस याद है कि एग्जाम के 4-5 दिन पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज होकर एग्जाम में रिपीट हुए थे। बेटा जब भी पेपर सेट किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आप पेन डाउन करेंगे साथ साथ, और 1 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। अगर बेटा आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब भी आप एक अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं, यू एक्सपीरियंस मिरेकल। बेटा आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की टेंशन हमारी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन टिल एग्जाम तक हम लोग आपकी करवाने वाले हैं। बट आपको सिर्फ ये करना है, जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको साथ साथ लिखना है, क्योंकि जितने भी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं लर्निंग में, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से सीख पाते हैं। आप में से बेटा अगर किसी भी बच्चे को इस पिक्चर को देख के दिल में धक धक होनी स्टार्ट हुई है, मतलब वो एग्जाम के लिए बहुत सीरियस है। दिस इज योर एग्जामिनेशन होल। ऐसे ही बेटा किसी सेंटर में बैठ के आज से कुछ दिन के बाद आप अपना पहला पेपर बोर्ड का लिख रहे होंगे, तो बेटा उसके लिए पूरे साल तुमने क्या किया है, पढ़े हो नहीं पढ़े, टेंशन है दिमाग में, सब साइड में करके अब लास्ट के 10 दिन, अब लास्ट के 7-8 दिन 100% एफर्ट्स लगा दो, ताकि जो फाइनल राउंड हो रेस का वो आपको जबरदस्त आउटकम दे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो। फेथ ओवर फियर। दिमाग में एक ही बात याद रखो, फियर जितना कम, आउटपुट उतनी ज्यादा। बेटा मन में अगर आपको कुछ थॉट्स आ रही हैं, डर लग रहा है, वो सबके साथ होता है। आपके टीचर्स के साथ भी हुआ था, अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, उनके साथ भी हुआ था जब भी वो किसी ना किसी एग्जाम में बैठे थे। तो भगवान पे भरोसा रखेंगे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखेंगे, खुद पे भरोसा रखेंगे, और एक वॉरियर की तरह, है ना, युद्ध के मैदान में जंग जीतने के लिए अपने 100% एफर्ट्स डाल देंगे। चलिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, ये बेटा ज्यादातर 2 से 3 साल पुराने क्वेश्चंस हैं। द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, साथ साथ लिखते रहेंगे, असर्शन रीजनिंग है। कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। बेटा ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक रिएक्शन है, दैट इज पीबी, दैट इज लेड। रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट ब्रैकेट में लिखेंगे एक्वस। अब ये असर्शन रीजनिंग आ रखी है, हो सकता है अगली बार ये रिएक्शन की फॉर्म में आ जाए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? PbSO4 प्लस Cu। हाँ जी बेटा, ये जो होता है ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? असर्शन बिल्कुल सही है। क्या उसने बोल रखा कि जैसे ही एक रिएक्शन होगी तो एक कलरलेस सब्सटेंस बनेगा? बिल्कुल सही। तो असर्शन सही है। रीजन, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिल्कुल सही। बेटा अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज या औकात सीरीज मेटल की पढ़ी हो, तो उस औकात सीरीज के अकॉर्डिंग आपको पता है
कि लेड ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो लेड कहेगा कॉपर को कि चल भाई भाग, मुझे सोल्ट सॉल्यूशन बनाना है सल्फेट का, और इस वजह से एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और कनेक्शन भी बन रहा है। एजर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट और कनेक्शन भी है। देखो बेटा, अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन होती है ना ए और बी में, तो आप दोनों लाइन को साथ में बोलो और उनके बीच में कोई कनेक्टर लगा के देखो, जैसे दैट्स व्हाई, इंस्टेड, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तब आपके पास बनता है ए ऑप्शन, अदरवाइज बनता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, फिजिक्स का न्यूमेरिकल। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बेटा कॉपी में लिख लेना, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। करंट आई, वो कह रहा है एक रेजिस्टर के थ्रू करंट जा रहा था, उसको 100% इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, पावर में क्या चेंज आने वाला है। चलिए, हाँ जी बेटा, मान लो इनिशियल आपके पास करंट था आई और फाइनल आपके पास करंट है 100% बढ़ाया आई में, 100% ऑफ आई को क्या कर दिया, इंक्रीज। बेटा आई में क्या कर दिया, 100% ऑफ आई को इंक्रीज कर दिया। सो आई प्लस 100% परसेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, नीचे 100, तो ये हमारे पास कैंसिल करके बनेगा आई प्लस आई इज इक्वल टू 12। बेटा अगर कोई बच्चा दिमाग लगा पाता तो किसी चीज को आपने 100% बढ़ा दिया, आपके 50 मार्क्स आए थे, 100% इंक्रीज मतलब 100 हो जाएंगे, मतलब डबल करने को 100% इंक्रीज बोलते हैं। तो पहले करंट आई था, बाद में करंट क्या हो जाएगा, 2i। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब तुम कहोगे सर आर दोनों केसेस में सेम रहेगा, बेटा टेम्परेचर उन्होंने कांस्टेंट रखा है, इस वजह से हम आर क्या लेने वाले हैं, सेम। इस केस में पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर ही लगेगा, बट आई की जगह हम लिखेंगे 2i का स्क्वायर इंटू आर, तो बनेगा ये 4i स्क्वायर आर। क्लियर, 4i स्क्वायर आर, क्लियर। तो पहले है हमारे पास पावर ये, बाद में है पावर ये, तो इसको लिख लेता पावर इनिशियल, इसको लिख लेता पावर फाइनल। अब उसने क्या पूछा, फाइनल पूछा नहीं, इंक्रीज पूछा है। बेटा जब भी आपसे इंक्रीज पूछे, याद रखना, जब भी आपसे किसी चीज का इंक्रीज पूछे तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, याद रखना है। फाइनल वैल्यू माइनस पावर की इनिशियल वैल्यू अपॉन में पावर की इनिशियल वैल्यू इनटू 100। कर दें इसको यहां कर देते हैं। फाइनल वैल्यू कितनी है, 4i स्क्वायर आर, इनिशियल वैल्यू कितनी है, आई स्क्वायर आर, अपॉन में इनिशियल वैल्यू कितनी है, आई स्क्वायर आर इनटू 100, है ना। आई स्क्वायर आर कॉमन ले ले, आई स्क्वायर आर 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर कितना हो जाएगा, 3i स्क्वायर आर, कितना हो जाएगा 3i स्क्वायर आर अपॉन में आई स्क्वायर आर इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 300%। अब आप में से कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ, बिल्कुल आएगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। पर अगर कोई बच्चा शॉर्ट ट्रिक लगाएगा, 100% को डबल कर देगा 2i, तो कई बच्चे दिमाग में ही ऐसी कैलकुलेशन कर लेते हैं, पर आपको रिस्क नहीं लेना, आपको दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करनी। टेक योर टाइम। अगर कोई एमसीक्यू बहुत सिंपल है तो 5 सेकंड में भी हो सकता है, तो उसका जो टाइम बचेगा ऐसे न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। समझ में आई? अगर आपको ये समझ में नहीं आया बेटा, कमेंट में आप लिख देना और इस वीडियो को रिवर्स करके दोबारा समझेंगे, समझ आ जाएगी। फाइनल वैल्यू निकली हमारी 4i स्क्वायर आर, इनिशियल वैल्यू हमारी निकली आई स्क्वायर आर, इनका डिफरेंस हो गया 3i स्क्वायर आर, तो 3i स्क्वायर आर अपॉन इनिशियल वैल्यू आई स्क्वायर आर इंटू 100 बन गया 300%। सो इस न्यूमेरिकल का आंसर हमारे पास होने वाला है 300%। चलिए बेटा नेक्स्ट वन, assertion genes inherited, very very important question, from the parent decide the sex of the child। बिल्कुल सही बात है बेटा, पेरेंट से कौन सा जीन या कौन सा क्रोमोसोम आएगा वही तो सेक्स डिसाइड करेगा। अगर एक्स क्रोमोसोम आया और उसके साथ वाई क्रोमोसोम आया तो बच्चा जो पैदा होगा, है ना, वो पैदा होगा रिंका। अगर एक्स क्रोमोसोम हुआ और वाई क्रोमोसोम हुआ तो जो बच्चा पैदा होगा वो होगी रिंकी, है ना। मतलब मेल और फीमेल पैदा होने के लिए क्या जरूरी है, क्रोमोसोम कौन से हैं, तो असर्शन बिल्कुल सही है। एक्स क्रोमोसोम ना मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स फादर, कतई गलत बात है बेटा। जो मेल है, मेल के पास एक्स वाई है, दिमाग लगाओ, मेल के पास जो एक्स वाई था उसमें से एक्स तो कहां से आया, मदर से। एक्स तो कहां से आया, मदर से। वाई कहां से आएगा, फादर से, कोई और स्कोप ही नहीं है बेटा। फादर के अलावा किसी के पास वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो जो मेल होता है उसके पास वाई क्रोमोसोम आएगा कहां से, फादर से। इन्होंने क्या लिख रखा,
X chromosome in a male child is inherited from father, which is absolutely wrong. अगर यहाँ पे आता Y क्रोमोसोम तब ये सही होता, बट यहाँ पे बनेगा assertion सही है, रीजन हमारे पास क्या है, wrong है। क्लियर बेटा, साथ साथ लिखते जाओ, रिवीजन हो जाएगी कुछ एक मिनट्स के अंदर। आपको एक ओवरव्यू लगने वाला है कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए बेटा, बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं इस पे, ये जो होमोलोगस सीरीज है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होमोलोगस सीरीज पे पढ़ के जाना। स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H6। चलो बेटा, C3H6 में डबल कोवेलेंट बॉन्ड C3H6, क्या मुझे पता है ये CnH2n का फॉर्मूला कैसे है, डबल कर रहे, 3 का डबल 6, तो मतलब ये क्या है, अल्कीन है। अल्कीन मतलब 3 कार्बन, और 3 कार्बन में से एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो CH3 CH2 CH, सो दिस वुड बी द फॉर्मूला C3H6, है ना, C3H6 3, हाँ 6 C3H6 ये बन गया। अब क्या पूछा हुआ है, स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रेजेंट होंगे, डबल कोवेलेंट प्रेजेंट होंगे 1, तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। नंबर ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड विल बी 1 इन दिस केस, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड विल बी 1। राइट द फॉर्मूला फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज टू विच द कार्बन कंपाउंड C4H6 बिलो। बेटा C4H6 में आपको क्या लॉजिक दिख रहा है, CnH डबल करके 2 घटा दिए, बेटा डबल किया, 4 का डबल 8, 2 घटा दिए तो क्या बना 6, तो बन गया CnH2n-2, मतलब ये क्या है, एल्काइन है। तो सीधा सीधा नहीं बोल रहे, ये आपको घुमा के परेशान करने के लिए कह रहे हैं कि फर्स्ट मेंबर बताओ। याद रखना, एल्काइन के फर्स्ट मेंबर में n की वैल्यू हम 2 लेते हैं, याद है ना। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या होता था, मिथाइल नहीं होता, क्या होता है, इथाइन होता है। सो दिस इज इथाइन, और इथाइन का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा C2 डबल करके 2 घटाने हैं, डबल करके 2 घटाने हैं, C2H2 इथाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, अगर कोई पूछे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन C2H2। Which of the above compound give ring structure, बेटा रिंग स्ट्रक्चर तो C6H6 का है ना, ये तो अपने दिमाग में फिट कर लो बेटा, 4-4 बार कॉपी पे लिख लो, C6H6 का कैसा स्ट्रक्चर होगा, रिंग, क्योंकि C6H6 क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने बहुत बार बना रखा है, एक बार दोबारा बनाएंगे, एक बनाएंगे हेक्सागन, बहुत आराम से बनेगा, फिर इसके ऑल्टरनेट लगा देंगे डबल बॉन्ड, बहुत आराम से बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके चारों तरफ CH बन गए, कितने कार्बन है, 6, कितने हाइड्रोजन है, 6, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द अबव कंपाउंड इज अ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। बेटा एल्केन सीरीज तुम्हें पता है कौन सी होती है, अल्केन मतलब CnH2n+2। देखो कहीं पे बन रहा है ऐसा, डबल करके 2 बढ़ा रहे हैं, डबल करके 2 बढ़ा रहे हैं, नहीं, डबल करके, हाँ ये है, डबल करके 2 बढ़ा रहे हैं, 3 into 2 6, 6 + 2 8, सो C3H8। बेटा ऐसे क्वेश्चन को डाइसेक्ट करोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो ट्रस्ट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख रहा है ना एमसीक्यू की फॉर्म में, वो सब्जेक्टिव की फॉर्म में मिल जाएगा। जो आपको सब्जेक्टिव की फॉर्म में दिख रहा है वो आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा, घूम फिर के क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन रीजनिंग। मैंने असर्शन रीजनिंग बेटा इसलिए डाली है क्योंकि असर्शन रीजनिंग में ना बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो असर्शन रीजनिंग का सिंपल सा ट्रिक है, उसको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में लेके चलो। पहले ट्रू फॉल्स लगा लेते हैं। ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है बेटा। ब्लड क्लोटिंग से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, मतलब जिससे क्लोट हो जाता है ब्लड वेस्ट नहीं होता, एक्सेसिव फ्लो प्रिवेंट करेगा। ब्लड क्लोटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड, ये गलत है। व्हाइट ब्लड के कारण तो नहीं होता, व्हाइट ब्लड सेल तो बेटा सोल्जर थे, है ना, व्हाइट ब्लड सेल तो बेटा सोल्जर थे, ये कब से ब्लड को क्लोट करने लगे, है ना, प्लेटलेट्स का काम है। तो अगर यहाँ पे प्लेटलेट्स होता, अगर यहाँ पे प्लेटलेट्स होता तो रीजन सही होता। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो जब ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू सिचुएशन बनती है तो टेंशन की बात ही नहीं होती, तो बनेगा असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, the strength of magnetic field produced at the center of current carrying circular coil increase on increasing the number of turns, बिल्कुल सही। आपको पता बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, ये बात आपको अच्छे से पता है। रीजन में वो कह रहा है द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैव द
सेम डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड ईच कैन जस्ट ऐड अप, बिल्कुल सही। इसका ना आंसर बनेगा ए। एजर्शन भी सही, रीजन भी सही, कनेक्शन भी है। अब एक बार समझ लेते हैं क्यों। बेटा मान लो मेरे पास ये एक सोलेनोड है। सोलेनोड क्या होती है? एक वायर ली, उस वायर को क्या किया? एक कॉइल की फॉर्म में लगा दिया, और इसके साथ क्या लगा दिया? बैटरी लगा दी, की लगा दी। करंट पास होते ही ये क्या बन जाएगा? एक मैग्नेट बन जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, आप इसको थोड़ा सा 3D में विजुअलाइज करो। अगर मैं इस डायरेक्शन पे देख रहा हूं, पर्सन की आई इस साइड है, तो इस लूप में क्लॉकवाइज है। इस लूप में बेटा करंट क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज। तो होगा क्या? क्योंकि हर एक की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है करंट की वैल्यू, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती जाएगी? एड अप हो जाएगी। और जितनी कॉइल के अंदर टर्न्स बढ़ते जाएंगे, उतना मैग्नेटिक फील्ड एड अप होती जाएगी, और उतना एक मैग्नेट क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इनके बीच में कनेक्शन भी है। चलिए, राइट द रोल ऑफ इंसुलिन। तुम्हें पता है इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल, मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट। बेटा अगर इंसुलिन कम हो जाए तो दिमाग में रख लेना डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज तुम्हें पता है, शुगर जिसको बोलते हैं कि इस पर्सन को तो शुगर है। तो अगर इंसुलिन ढंग से ना बने तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाती है? डायबिटीज। राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग। बेटा ध्यान से सुनना, ये वैसे तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट भी है, समझ जाते हैं। इंसुलिन, अब तुम कहोगे 10th में तो हमें ये पता है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। कैसे करती है समझेंगे। ब्लड में जो शुगर है, इंसुलिन क्या करती है? उस ब्लड की शुगर को कहां भेज देती है? लीवर में। कहां भेज देती है? लीवर में। स्टोर करा देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जिसकी वजह से ये क्या करती है? ब्लड में क्या कर देती है? शुगर के अमाउंट को कम कर देती है। तो बेसिकली ये इंसुलिन क्या करती है? ब्लड में जो शुगर है उसको स्टोर करवा देती है लीवर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, या फिर कई बुक्स में लिखा हुआ सेलुलर अपटेक, सेल के अंदर भेज देती है। सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज गेट इंक्रीज। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो इंसुलिन है वो ब्लड के शुगर को बेटा कहीं तो करना है, तुम्हारी बॉडी से बाहर तो भेजना नहीं है, तो लीवर में स्टोर कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब जरूरत पड़ेगी तो ग्लूकागोन नाम का हार्मोन वहां से इसको ब्लड में लाके ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा देगा। टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन कैसे रेगुलेट होती है? बेटा याद रखना, दिस इज ऑल अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज ऑल अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। चलो बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? आप में से बहुत बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आपके दिमाग में कुछ मेमोरीज भी होंगी। छोटे होते थे ना, तो मम्मी काम करवा रही है, बिंदियां डाल के दे रही है हमें, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। तो मम्मी साथ में बैठ के वो जब काम करवाती है, तो जब आपने 1 लिखा, 2 अच्छा लिखा, 3 और अच्छा लिखा, तो मम्मी कहेगी वेरी गुड। तो जो ये वेरी गुड तुम्हें बोला गया बेटा, ये पॉजिटिव फीडबैक है, जो आपको उस काम को रिपीट करने में मदद करेगा। क्लियर? और मान लो तुमने 3 गलत डाल दिया, 4 गलत डाल दिया, अब पीछे से, है ना, सिर पे टपली आएगी और मम्मी कहेगी गलत डाल दिया, इरेज कर इसको। सो दैट इज नेगेटिव फीडबैक। हो सकता है तुम उस थप्पड़ को खाने के बाद रोने लग जाओ और उसके बाद तुम काम करना ही छोड़ दो। तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो तुम्हारी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक अभी भी चल रहा है। तो पॉजिटिव फीडबैक बेटा किसी हार्मोन के रिलीज को इंक्रीज करता है, नेगेटिव फीडबैक किसी के रिलीज को मतलब कम करता है। मतलब अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो किसी हार्मोन के रिलीज को बढ़ावा मिलेगा, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो किसी भी हार्मोन के रिलीज को सप्रेशन मिलेगी, मतलब वो रिलीज नहीं होगा। तो होता क्या है, जैसे ही शुगर का लेवल बढ़ता है, शुगर का लेवल जैसे ही बढ़ता है, तो पॉजिटिव फीडबैक किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? इंसुलिन को। पॉजिटिव फीडबैक किसको मिलेगी? इंसुलिन को। वो क्या करेगा? ब्लड के शुगर लेवल को डिक्रीज कर देगा। और नेगेटिव फीडबैक किसको मिलेगा? नेगेटिव फीडबैक मिलेगा ग्लूकागोन, क्योंकि बेटा ग्लूकागोन ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली अ फीडबैक मैकेनिज्म, जो हार्मोन के रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए बेटा नेक्स्ट वन। अब वो कह रहा है you are provided with a resistor, key, ammeter, voltmeter, 4 cells of 1.5 volt each and few connected. Using this circuit, draw a labeled circuit diagram to study Ohm's law. बेटा Ohm's law का ना सर्किट डायग्राम हमें जितना आसान लगता है वो उतना आसान है नहीं है। पेपर में बच्चे ना बहुत गलतियां कर देते हैं Ohm's law के सर्किट डायग्राम के लिए। तो अभी मैंने ना एनसीईआरटी का ही सर्किट डायग्राम लेके आया हूँ, आपको एज इट इज ये रट्टा लगाना है। देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जगह एक वायर भी हो सकती है। आप यहाँ पे एक वायर भी बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं।
रेजिस्टेंस बनाना, रेजिस्टेंस बना दो XY। अब इस वायर के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, जो कि पैरेलल में है क्योंकि मुझे वोल्टेज नापनी है। साथ में लगा हुआ एमीटर जो क्या नापता है, करंट नापता है। साथ में लगी हुई है की, और की ऑन ऑफ का काम करेगी सर्किट को। अब यहाँ पे बेटा ये 4 बैटरीज लगाने का पर्पस क्या है, पेपर में अगर आएगा तो आप ऐसे बनाओगे 1.5 1.5 1.5 1.5। अब तुम कहोगे अपने घर का राज थोड़ी ना, है ना, घर का राज थोड़ी ना 1.5 वोल्ट ले लिया, क्वेश्चन में मेंशन है, मैंने अपने आप से नहीं लिया 1.5 वोल्ट। तो क्या कर रहे हैं बेटा, बारी बारी से ना वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, यहां से कनेक्शन चेंज करते जा रहे हैं। पहले वोल्टेज ली 1.5, फिर 1.5 में 1.5 ऐड हो गया तो 3 बन गया, फिर 1.5 ऐड हो गया तो 4.5 बन गया, फिर 1.5 ऐड हो गया तो 6 बन गया। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी तो ये देखा जाएगा करंट का लेवल भी बढ़ेगा। तो जो यहाँ पे जो एमीटर है इसकी रीडिंग में भी क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो इसकी निडल क्या करेगी, इसकी निडल ये आपको इंडिकेट करेगी। तो वही तो ओम्स लॉ है, प्रूव हो गया। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक्चुअल में क्या होता है, जितना आप सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देने वाले हो उतना सर्किट के अंदर करंट क्या ज्यादा फ्लो करेगा। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द V एंड I। VI ग्राफ बनाना है टेकिंग V ऑन द X एक्सिस। अपना बच्चे ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। अच्छा पढ़ा, अच्छा सिंपल ही तो है, VI ग्राफ ही तो बनाना, बना देते हैं, लास्ट लाइन नहीं पढ़ी और उसी लास्ट लाइन के चक्कर में एक नंबर उड़ जाता है। टेकिंग V ऑन द X एक्सिस, वो कह रहा है V को X एक्सिस पे लेना। तो V ले लिया हमने X एक्सिस पे, I ले लिया हमने Y एक्सिस पे। अब यहाँ पे बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। एक और चीज बता देता हूं बेटा, ये जो VI ग्राफ है, इस VI ग्राफ में ये जो स्लोप है, इस VI ग्राफ में जो स्लोप है, ये स्लोप बताती है रेजिस्टेंस के बारे में। ये स्लोप क्या बताती है, रेजिस्टेंस के बारे में। एमसीक्यू को सोल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर ये स्लोप ऐसे हो, अगर ये स्लोप ऐसे हो तो इसका रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब मान लो ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में मान लो ये स्लोप है ना, ये मेरे पास स्लोप है। तो अगर इसकी वैल्यू, स्लोप की वैल्यू बिल्कुल एक्स एक्सिस के पास है तो रेजिस्टेंस कम, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। एक्चुअल में तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड हैं रेजिस्टेंस को ग्राफ के हेल्प से फाइंड करने के, बट एक शॉर्ट ट्रिक है, जितना ये स्लोप ये कम है स्लोप तो रेजिस्टेंस कम, ज्यादा 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 तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू और ज्यादा होती जाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बेटा पिछले साल में आ रखा है। XY है तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है, यहाँ पे फिनोमिना है डिस्पर्जन। बेटा पता नहीं कितनी बार बताया है और आज दोबारा बता रहा हूँ, पेपर दे के आओगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि डिस्पर्जन पे क्वेश्चन आ रखा था। यहां से लाइट जाते ही बेटा बैंड ऑफ 7 कलर में कन्वर्ट होगी। अब बैंड ऑफ 7 कलर में जब ये कन्वर्ट होगी तो याद रखना, क्या याद रखेंगे हम, कि यहाँ पे नीचे बनेगा वॉयलेट और ऊपर बनेगा रेड। क्यों, क्योंकि बेटा वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है। जो वॉयलेट है, वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड करता है, उसकी वेवलेंथ वेलोसिटी सबसे कम होती है। रेड कलर की वेवलेंथ वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और रेड कलर बेंड सबसे कम करता है। कई बार वो ये भी पूछ लेंगे कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो वॉयलेट नीचे और रेड ऊपर क्यों है, क्योंकि वॉयलेट कलर की बेटा बेंडिंग बहुत ज्यादा होती है, वॉयलेट कलर की बेंडिंग बहुत ज्यादा। मान लो ये ओरिजिनल पाथ था तो अब इस ओरिजिनल पाथ के कंपैरिजन में देखो, है ना, ब्लैक कलर से या किसी और कलर से दिखाता हूं, ओरिजिनल पाथ के अकॉर्डिंग ये देखो कितना बेंड हुआ और ये देखो कितना बेंड हुआ। सो वॉयलेट कलर ज्यादा बेंड होता है कंपैरेटिवली। वो कह रहा है ट्रेस करो, है ना, और PQ जो है उसको स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, पिछले साल जब ये क्वेश्चन आया था ना बच्चों की हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि और के दोनों पार्ट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों को नहीं आते थे। जो बच्चे सोच के गए यार हमने तो 100 स्कोर करना है या 99 98 तक पहुंचना है, उनकी हवाइयां उड़ गई थी लिटरली। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। स्टेट द रोल ऑफ ATP इन सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा ATP का रोल, ATP इज इक्वल टू एनर्जी करेंसी। एक नंबर में पूछा था, बस ये लिखना है। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर। व्हाट एंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट। बेटा प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमारे पास चुन्नू मुन्नू प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं लीफ में, जिसको बोला जाता है स्टोमेटा। इस टाइप से बेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है ना। देयर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट, दीस स्ट्रक्चर्स विल बी कॉल्ड एज स्टोमेटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टोमेटा। स्टेट द कंडीशन ऑन विद द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन
ऑफ गैसेज इन प्लांट डिपेंड्स अपॉन। बेटा डायरेक्शन हमेशा याद रखना, ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन था तभी बच्चे कंफ्यूज हुए क्योंकि याद नहीं रहता ना 9th क्लास का। तो ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ये हमेशा हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं? ज्यादा। यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं? कम। सो ऑलवेज रिमेंबर डिफ्यूजन हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। तो कौन सी कंडीशन है? कंडीशन है अमाउंट। कंडीशन क्या है? डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसी भी सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे क्योंकि गैस है सब्सटेंस तो आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैसेस। तो जहां गैस ज्यादा वहां से कम की तरफ हमेशा डिफ्यूजन होता है। सो दिस इज द मेन कंडीशन। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट एंड एनिमल? इंटरनल एनर्जी रिजर्व बेटा एनसीईआरटी ने ना छुपा के ये लाइन लिख रखी है कहीं पे, इंटरनल एनर्जी रिजर्व वाली। जो बच्चा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता उसको ये चीजें दिक्कत करती हैं। मैंने हिडन जेम्स ऑफ एनसीईआरटी वीडियो, अगर किसी ने आप में से नहीं देखी तो पहले जाके हिडन जेम्स ऑफ एनसीईआरटी 2 वीडियो लेक्चर्स हैं 1-1 घंटे के, पूरी एनसीईआरटी के कुछ छुपे हुए कोने उसके अंदर मैंने डिस्कस किए हैं। कंप्लीट बायो, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिक्स की अलग अलग 30-30 मिनट्स में भी वन शॉट रिवीजन दे रखे हैं जिसमें एनसीईआरटी के क्रॉप सेक्शन डाल रखे हैं जहां पे ऐसे छोटे छोटे चुनिंदा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो इंटरनल एनर्जी रिजर्व क्या है ध्यान से सुनेंगे। इंटरनल एनर्जी रिजर्व बेटा ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन अभी बता रहा था ना लीवर में, वो किसमें होता है? एनिमल्स में। एनिमल्स में ग्लाइकोजन की तरह, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व होता है क्या? इंटरनल एनर्जी रिजर्व। एनिमल्स में क्या है? ग्लाइकोजन। जो शुगर होती है, स्टार्च होता है, उसी की चेन्स जो होती है दैट इज ग्लाइकोजन। मतलब शुगर की चेन स्टार्च और स्टार्च का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन। आप सिर्फ इतना जान लो कि एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन और प्लांट्स के केस में होता है स्टार्च। ये होता है प्लांट के केस में। क्लियर? तो ये बड़ा सिंपल सा आंसर था बट बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। व्हाट हाउ डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे? वो कह रहे हैं कि भाई एक था प्लांट, है ना, मान लो एक प्लांट है ना, थोड़ा अजीब सा प्लांट है बट डेजर्ट प्लांट है, सूखे में ग्रो कर रहा है, कैक्टस जैसा हो सकता है, तो ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट के साथ दिक्कत क्या है? दिन के टाइम पे बेचारे के स्टोमेटा रहते हैं क्लोज, स्टोमेटा रहते हैं क्लोज, है ना। रात के टाइम पे स्टोमेटा हो जाते हैं ओपन। अब तुम कहोगे सर इसमें क्या अजीब बात है? इसमें अजीब बात यह है कि नॉर्मल प्लांट से तो उल्टा है। नॉर्मल प्लांट में दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन रहते हैं, रात के टाइम पे क्लोज। बट जो डेजर्ट प्लांट है उनमें दिन के टाइम पे धूप इतनी ज्यादा होती है, सो वाटर को लॉस ना हो, वाटर का मतलब पानी ना उड़ जाए, प्लांट बिल्कुल ही ना सूख जाए, तो दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्या रहता है? क्लोज। अब इससे बचने के लिए बेटा एक पाथवे यूज होता है दैट इज कॉल्ड कैम पाथवे, है ना। कैम मतलब क्या है? ये पंजाबी वाला कैम नहीं है, कैम लग रहा है। कैम का मतलब क्या है? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या होता है बेटा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि रात के टाइम पे प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म में, नाम याद होता है कर लेना, मैलिक एसिड में। और फिर जब डे टाइम होता है उस मैलिक एसिड से आगे का प्रोसेस किया जाता है ना। उस मैलिक एसिड से फोटोसिंथेसिस से दिन के टाइम पर स्टोमेटा क्लोज है पर रात को उन्होंने CO2 लेके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लिया। उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से वो क्या करते हैं? नेक्स्ट डे अपना जो भी खाना बनाना है वो बना पाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि आपको क्या करनी है? कंप्लीट द रे डायग्राम। अब ये कौन सा लेंस है? पहले तो मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग। पहले बेटा ये बातें अपने आप को ना समझा लेनी है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये कैसा होगा? डाइवर्जिंग होगा। अब पैरेलल रे गई, पैरेलल रे क्या करेगी? यहाँ पे आर कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ इज बेसिकली एफ, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। चलो इसको हटा देते हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, पर ये कैसे पास हो रहा है? डाइवर्ज करेगा, तो बेटा ये डाइवर्ज होगी रे। क्लियर? अब मेंशन द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म। इमेज कहां बनती है? जहां दो रेज इंटरसेक्ट हो रही है। दिस इज रे नंबर 1, दिस इज रे नंबर 2। तो यहां पे जो इमेज बनेगी बेटा A डैश B डैश, उसका नेचर देखो क्या होगा। नेचर इमेज का है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का साइज कैसा है? स्मॉल है। इमेज का साइज कैसा है? स्मॉल है। पोजीशन कैसे बन रही है? मिरर के बैक साइड में। क्लियर? मेरे हिसाब से तो बेटा आपको ये देखते ही
पोजीशन और वो सब पता हो जानी चाहिए थे। क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉपी में लिख लो, कॉन्वेक्स मिरर हो और अगर कॉनकेव लेंस हो। पेपर में अगर इन दोनों पे क्वेश्चन आ जाए ना तो एक बार अपने आप को शाबाशी दे देना, क्योंकि इन वर्ड्स को पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल, छोटी इमेज सीधी इमेज। क्या आएगा दिमाग में? छोटी इमेज सीधी इमेज, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस के बेटा दो ही केसेस हैं और दोनों केसेस में इमेज या तो छोटी बनती है, मतलब छोटी के साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। क्लियर? स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस। इमेज डिस्टेंस का साइन बेटा, इमेज डिस्टेंस, अगर इमेज डिस्टेंस यहां है तो मैथ्स का कार्टेशियन प्लेन क्या बोलता है? इधर वाले डिस्टेंस इज नेगेटिव, इधर वाले डिस्टेंस इज पॉजिटिव। एक बेटा सेपरेट वीडियो लेक्चर भी मैं बनाऊंगा जिसमें आपको साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपको याद रखना है इस पोल से इधर वाले डिस्टेंसेस होते हैं माइनस, इधर वाले डिस्टेंसेस होते हैं पॉजिटिव, एज लाइक कार्टेशियन प्लेन। चलिए बेटा नेक्स्ट है हमारे पास रूल, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। रूल कौन सा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फटाफट बता देता हूं। अरेंज द फोरफिंगर, center finger and thumb of left hand perpendicular to each other such that the forefinger represent direction of magnetic field, center finger represent direction of current and the motion will be represented by the thumb। फिर वो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन तीनों में से किसमें हमारे पास जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। बेटा मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, पहले भी हमने डिस्कस किया है। क्लियर? एक ना फॉर्मूला होता है बी वी क्यू साइन थीटा, आपको नहीं जानना पर ये जान लो कि उसमें साइन थीटा। अब साइन थीटा अगर आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो बेटा एंगल कैसा बन रहा है? जीरो बन रहा है। बेटा सेम पैरेलल होता है तो एंगल कितना बन रहा है? जीरो। एंगल किस किस के बीच में देखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में। अगर एंगल जीरो है तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो इसमें तो जीरो बनेगा फोर्स, इसमें मैक्सिमम बनेगा क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1, है ना। और इसमें क्या है? इसमें कुछ बनेगा, मतलब ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, बीच का होगा। तो मैक्सिमम इसमें, मिनिमम इसमें। क्लियर? तो रीजन आप वो दे दोगे साइन 90 वाला रीजन। चलो अब ये बेटा ऐसे रिडल वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं, सीबीएसई बार बार ये क्वेश्चन पूछती है। A saturated organic compound A belong to the homologous series of alcohol। तो पहली बात ना हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते रहेंगे। जो है वो क्या है? अल्कोहल है, बिल्कुल सही। ऑन हिटिंग ए विद 443, समझ जाना 443 अगर करेंगे तो बी बनता है। बेटा आपको याद होना चाहिए 443 के प्रोडक्ट साइड पे क्या बनता है? एल्कीन। तो बी मेरे पास क्या है? एल्कीन है, ये भी अपने पास नोट कर लेंगे। अब वो कह रहा है जब बी में हाइड्रोजन ऐड करी निकल के प्रेजेंस में तो सी बन गया। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जब एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। तो ये भी लिख लिया। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। अच्छा एक चीज हमने मिस करी है कि जो हमारे पास बी बन रहा है ना वो 28 मास है इसका 28 है। चलो दिमाग लगाते हैं, 28 किसका हो सकता है? 28 हो सकता है, सबसे पहला मेंबर कौन सा होता है? इथीन। देख लेते हैं इथीन क्या होता है। C2H4, 12 into 2 plus 1 into 4, हाँ यही बन जाएगा बेटा 28। अब तो सारा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। तो हमें पता चल गया कि जो बी है हमारे पास वो क्या है? इथीन है। अगर बी इथीन है तो ए क्या रहा होगा? इथेनॉल, है ना। ये क्या बनेगा? इथेन बनेगा। तो एक चीज के पता करने से हमें सब पता चल जाता है। केमिकल इक्वेशन तुम्हें पता ही है, ए को बी में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे? ए को बी में कन्वर्ट करना तो बहुत सिंपल रिएक्शन, बहुत बार कर रखी है। CH3 CH2OH गिव राइज टू CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम बहुत बढ़िया तरीके से लिख देंगे 443 केल्विन और साथ में H2SO4, और इस रिएक्शन को बोला जाता है डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन, दिस इज कॉल्ड अ डिहाइड्रेशन। अब वो कह रहा है सी को कंबशन कर दो। बेटा सी को कंबशन, सी को फूक देना है। सी को फूकेंगे, किसी को भी फूक देंगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O, है ना। तो आप करोगे प्रोडक्ट वुड बी CO2 एंड H2O। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन बेटा घी बनाने में काम आता है ना। फैट इंडस्ट्री के अंदर घी बनाने के काम आता है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑयल्स को घी में कन्वर्ट करने के काम आता है। ए को सोडियम से रिएक्ट करा दो। बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर किसी ने समझ लिया ना तो 5 नंबर खड़े हैं। ए था हमारे पास क्या? इथेनॉल, CH3 CH2OH। वो कह रहा है इसको सोडियम से रिएक्ट करा दो, करा देते हैं भाई सोडियम से। तो बना CH3 CH2ONA, सोडियम इथोक्साइड विल बी क्लियर। तो दिस इज सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। पहले की वीडियो लेक्चर में कार्बन के वन शॉट में मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है।
चलिए बेटा, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मिसल फॉर्मेशन का डायग्राम बहुत बार हमने कर रखा है। ये है हमारे पास डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ कौन आगे लग जाएगा, डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ आगे कौन लग जाएगा, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। इसका हेड बाहर होगा और टेल अंदर की तरफ। अब वो कह रहा है दो टेस्ट ट्यूब है एक्स और वाई, दोनों में हार्ड वाटर है। एक्स के अंदर सोप डाला, वाई के अंदर क्या डाला, डिटर्जेंट डाला। ऑब्वियस सी बात है किस टेस्ट ट्यूब में फॉर्म बनेगी, बेटा फॉर्म बनेगी डिटर्जेंट वाले केस में, है ना। डिटर्जेंट जिसमें है उसमें फॉर्म ज्यादा बनेगी, और एक कर्डी सब्सटेंस किसमें बनेगा, स्कम किसमें बनेगा, जिसमें सोप है। क्यों बनता है स्कम, आपको रिएक्शन पता है, C17H35 COONA, ये है हमारा सोप। जैसे इसके साथ हमने रिएक्ट कराया क्या, हार्ड वाटर के अंदर सोडियम है, सोडियम नहीं है, हार्ड वाटर के अंदर हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम की इंप्योरिटीज है। तो मान लो मैग्नीशियम है तो बनेगा C17H35 COO होल ट्वाइस कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। अगर यहाँ कैल्शियम है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम है तो इसकी जगह मैग्नीशियम भी लिख सकते हो, दिस इज कम। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बेटा, अगला न्यूमेरिकल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखेंगे। जब भी न्यूमेरिकल आए तो इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करो। 880 वाट, 330 वाट, क्लियर, सोर्स वोल्टेज ये। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। आपको क्या करना है, करंट भी निकालना है, रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। पहले ऐसे क्वेश्चन में ना लाइन लगानी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करनी है बेटा, लाइन लगानी है। लाइन लगा के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पावर 80 वाट, बिल्कुल सही। वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट, है ना। यहाँ पे पावर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पावर की वैल्यू है 330 वाट, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, अगेन 220 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है, आई निकालना है और आर निकालना है। एक मैं निकालूंगा, एक आप निकालोगे। कमेंट में लिखना P इज इक्वल टू VI लगा दे। पहले फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स है बेटा, P इज इक्वल टू VI। जब P इज इक्वल टू VI लगाया तो पावर की वैल्यू कितनी है, 880 इज इक्वल टू, चलो यहां से क्या करते हैं, P अपॉन में V कर लेते हैं। P अपॉन में V सिंपल है, P को V से डिवाइड कर देते हैं। 880 डिवाइड बाय 220, है ना। सीधा 4 पे कैंसिल हो रहा है, ये सीधा 4 पे कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ I विल बी 4 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पे I कितना आ जाएगा, P को V से डिवाइड करना है। 330 डिवाइड बाय 220, 1.5 एम्पियर, है ना। हमारे पास करंट आ गया दोनों केसेस का। रेजिस्टेंस निकाल लेना, V इज इक्वल टू IR लगा के आप इजिली रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। हीटिंग इफेक्ट, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी वायर में से करंट पास होगा तो क्या होगा, हीट भी जनरेट होगी, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। एक्सप्रेशन बताना था, फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन मतलब डिराइव करना है। चलो डिराइव भी कर देते हैं एक्सप्रेशन, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। देखो बेटा ये एक्सप्रेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। कैसे हमने डिराइव करना है ध्यान से देखेंगे। हमें पता है V इज इक्वल टू W ओवर Q, ये हमें पता है, ये हम पहला फॉर्मूला ही पढ़ते हैं, पहला दूसरा फॉर्मूला। तो यहां से मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय Q। W इज इक्वल टू V की जगह मैं पुट करना चाह रहा हूं, V की जगह मैं पुट करना चाह रहा हूं IR, और Q की जगह मैं पुट करना चाह रहा हूं IT। ये भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं। तो ये बन जाएगा IR मल्टीप्लाई बाय IT। अब क्योंकि वर्क डन एक तरीके की हीट ही है तो H इज इक्वल टू I का स्क्वायर इनटू RT। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी जनरेटेड लाइक दिस, क्योंकि वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ हीट, इसकी भी यूनिट जूल होती है एज लाइक हीट। तो हमने वर्क डन को हीट के इक्वल रख के फॉर्मूला निकाल लिया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है ये है MCQ क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन के अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो समझना है इस टॉपिक को तो बेटा चैनल पर 7 से 8 मिनट में इसको बहुत अच्छे से समझा रखा। बट अभी के लिए हमने क्या देखना है कि इसके 4 ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है। बेटा सबसे पहले ना ये गलती करते हैं, इनकरेक्ट पूछा तो पेपर में क्या करना, पेंसिल से चाहे सर्कल कर लेना। पेंसिल से लाइट लाइट सर्कल करोगे तो कुछ नहीं होता, पेन नहीं चलाना क्वेश्चन पेपर पे। तो इनकरेक्ट पूछा है। अब इनकरेक्ट में इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही। एनोड पे इम्प्योर मेटल होता है, ये तो सही है। द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, सही है। ये कैथोड पे जा जाके चिपक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ये भी सही है। इनसोल्यूबल बॉटम पे एनोड पे हो जाती है, जिसको एनोड मेट बोलते हैं। इस पे तो क्वेश्चन आता है। ऑन पासिंग द करंट इलेक्ट्रिक द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, भाई प्योर कहां से आ गया, AICP भूल के हो गया, AICP ट्रिक याद करवाई थी ना उस वीडियो में भी। एनोड पे इम्प्योर, कैथोड पे प्योर,
ICP। तो ये वाला जो गलत है डी ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने लिख रखा है कि प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, इम्प्योर मेटल आना चाहिए था। अब वो कह रहा है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ जो अपने फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर ब्रेक करता है और फिर एब्जॉर्ब करता है। बेटा याद रखना एनसीईआरटी में इनको सेप्रोफाइट बोला हुआ है। सेप्रोफाइट क्या होता है? जो डेड डिकेइंग मटेरियल पे रहते हैं। तो क्वेश्चन पता क्या बन गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइट? ये तो पैरासाइट है, नाम में लिखा हुआ है, क्लियर। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है और ये क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। टेपवर्म भी एक पैरासाइट है। राइजोपस, फिर आ गया राइजोपस, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोपस बेटा क्या है? एक सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विद 15 एम्पीयर करंट रेटिंग किस डिवाइस के लिए? बेटा 15 एम्पीयर हमेशा ना हैवी डिवाइसेस के लिए होती है, जैसे हायर पावर रेटिंग है ना। एनसीईआरटी में लाइन में लिख रखा, मैंने हिडन जेम्स में भी बताया था कि 15 एम्पीयर और 5 एम्पीयर का क्या कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी लिख रही है अगर आपने घर में है ना फ्यूज यूज करना है, इसमें फ्यूज ही दे रखा, वायरिंग बोल रखा, फ्यूज यूज करना है तो हैवी अप्लायंसेस के लिए 15 एम्पीयर और लाइट अप्लायंसेस के लिए 5 एम्पीयर फ्यूज कैन बी यूज्ड। द कलर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अच्छा ये लेड वाला क्वेश्चन है, देखो रिपीट आ रखा, इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिपीट है, किसी ना किसी फॉर्म में आ जाएगा, वो जो रिएक्शन मैंने आपको शुरू में करवाई थी। प्लेसेंटा का फंक्शन, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन, यूट्रस का फंक्शन, ओवरी का फंक्शन। चलो प्लेसेंटा का फंक्शन, इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन मदर एंड फिटस। इसका काम है, बहुत सारे काम है, न्यूट्रिशन, बच्चे तक पहुंचाना, बच्चे से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना मतलब एक्सक्रीशन है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मदर से ऑक्सीजन बच्चे को मिले, बच्चे से वेस्ट CO2 मदर तक जाए, तो एक कनेक्शन पॉइंट है मदर और बच्चे के बीच में। फैलोपियन ट्यूब, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म हो गया एग बेटा फैलोपियन ट्यूब में ही मिलते हैं, तो स्पर्म और एग मीट करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। यूट्रस, यूट्रस क्या बेटा? टीयर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है, जहां पे बेटा 9 मंथ की जर्नी होती है। 9 मंथ जो बच्चे की जर्नी है वो यहीं पे ही कंप्लीट होती है, मतलब इट इज अ साइट ऑफ इम्प्लांटेशन और द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इज यूट्रस। एंड ओवरी, ओवरी क्या करती है? एग प्रोड्यूस करती है, ओवरी हार्मोन प्रोड्यूस करती है, बहुत सारे फंक्शन है। नेक्स्ट वो कह रहा है इंप्रूवमेंट इन अवर लाइफस्टाइल, उसने क्या कर दिया? बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर दिया बेटा, जनरल क्वेश्चन है एसएसटी का, है ना, खुद से बना के लिख लेना कि आपने वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए, प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ना, हम बहुत सारे जो इन्वायरमेंट है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्लियर, मोटर व्हीकल्स बहुत बढ़ गए, तो इसका तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ भी आप एग्जांपल लेके इसको 2 नंबर के हिसाब से फ्रेम करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट वन, pollen grain are transferred to stigma by pollination but the female germ cells are present in the ovary. Explain with the help of label diagram only concerned part how the male germ cell reaches to the ovary. बेटा ये भी जब क्वेश्चन आया था ना तो बच्चों को, आधे बच्चों को पता ही नहीं चला कि यार इस क्वेश्चन में लिखना क्या है, ध्यान से देखना। अब जर्म सेल का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल। इसमें ना ये डायग्राम जो आप किसी ना किसी फॉर्म में बनाते रहते हो, दिस डायग्राम यू ऑल हैव टू ड्रॉ। अब इस डायग्राम के अंदर सिर्फ कंसर्न्ड पार्ट लेवल करने थे, तो एक पोलन ग्रेन ये बना देना था, एक ये बना देना था, तो एक पोलन ग्रेन में से क्या दिखा दी? पोलन ट्यूब निकलती हुई दिखा दी, नीचे आपने बना दिया ओवरी और यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो वो जो आपका डायग्राम नहीं पोलन जर्मिनेशन का, वही बनना था बेटा। इसमें 3 मार्क्स में आया हुआ था, सोचो किसी ने गलत इंटरप्रेट कर दिया तो सीधा 3 नंबर उड़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। A student want to use an electric heater, bulb and electric fan simultaneously. बेटा एक पर्सन कह रहा है ना, एक स्टूडेंट कह रहा है मैं तो हीटर भी चलाऊंगा, बल्ब भी चलाऊंगा, फैन भी चलाऊंगा। वैसे तो एक क्वेश्चन ही टेक्निकल गलत है, पंखा भी चला रहा और हीटर भी चला रहा, सर्दी और गर्मी एक साथ में पॉसिबल ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने दिया है तो हम सैल्यूट कर रहे हैं सीबीएसई को, उसकी स्टेटमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाना। चलो बैक टू द क्वेश्चन, वो कह रहा है ये तीनों अप्लायंसेस ना साथ में ऑन करना चाह रहा है, कैसे ऑन करें? हाउ दिस गैजेट टू बी कनेक्टेड? सिंपल सी बात है, पैरेलल में करें, और साथ में ये कंफर्म कैसे हो रहा है कि 3 रीजन पूछ ले बेटा, पैरेलल के आपने 3 रीजन पढ़े हैं। पैरेलल कनेक्शन देने में हर एक अप्लायंस को इक्वल वोल्टेज मिलती है, एक खराब होगा तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इनको सेपरेटली भी क्या कर सकते हैं? ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्लियर, इससे नहीं कंफ्यूज होना, साइमल्टेनियसली वाला, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अ स्टूडेंट वांट टू यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर, बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फैन साइमल्टेनियसली। मेरे हिसाब से बेटा अगर साथ साथ इन्होंने करना है, नहीं आप पैरेलल ही लिख के आओगे,
ये साइमल्टेनियसली सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। साइमल्टेनियसली का मतलब ये नहीं है कि तीनों इकट्ठे ही चलाएगा और इकट्ठे ही बंद करेगा। साइमल्टेनियसली का मतलब है वो एक साथ चलाना चाह रहा है, मतलब एक रूम के अंदर ये तीनों अप्लायंसेस एक्टिव हैं, तो पैरेलल ही आएगा इसका आंसर। कंफ्यूज करने के लिए साइमल्टेनियसली है। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक बार सोच के, पर 3 पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, एक साथ में ऑन ऑफ तो हो जाएंगे, पर एक खराब होगा तो दूसरा भी खराब हो जाएगा, तो नहीं, आपको पैरेलल के हिसाब से ही इसको आंसर करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में? इलेक्ट्रिक फ्यूज में ना बच्चों को दिक्कत रहती है, एक बार देख लो बेटा। इलेक्ट्रिक फ्यूज ना इस तरीके से, एक कांच का सिलेंडर होता है, ग्लास का सिलेंडर होगा, है ना, और बीच में एक पतली सी वायर लगी होगी, बीच में एक पतली सी वायर लगी होगी इस तरीके से, दिख रही है आपको? हाँ, एक पतली सी वायर है। अब ये क्या करता है, जैसे यहां से करंट वैल्यू आ रही है, एक करंट वैल्यू को तो ये साइन कर लेगा एक लिमिट तक, पर जैसे ही करंट वैल्यू एक्सीड करेगी इस फ्यूज की वैल्यू से, मान लो 5 एम्पियर है और करंट की वैल्यू 5 से जैसे ही एक्सीड करेगी, तो ये जो वायर है, ये क्या करेगी, बीच में से मेल्ट हो जाएगी। ये वायर बीच में से मेल्ट होगी और सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक। सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक, और आगे करंट जा ही नहीं पाएगा, जिससे आपका अप्लायंस सेफ हो जाएगा। क्लियर? सो बेसिकली एक जो फ्यूज होता है दैट इज अ सेफ्टी डिवाइस, जो आपके सर्किट्स को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई डिफरेंट इन साइज, बिल्कुल सही बेटा, ये ना अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था, डिटेल क्वेश्चन। एक्स और वाई क्रोमोसोम में से एक्स क्रोमोसोम साइज में बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम साइज में छोटा होता है, याद रखना बेटा। यह है क्रोमोसोम, एक अगर एक्स है और दूसरा वाई है, एक्स और वाई में से बेटा जो एक्स है उसका साइज बड़ा होता है, वाई जो है उसका साइज क्या होगा, छोटा। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है ना, 1 पेयर प्रेजेंट होता है। मेल में होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। इन विच ऑफ द पेरेंट परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, एक्स एक्स होता है फीमेल में, परफेक्ट पेयर किसमें प्रेजेंट होगा, फीमेल में। परफेक्ट मतलब जिसमें दोनों सेम हो। Some two examples justify the statement sex of the individual is always determined genetically. नॉट ऑलवेज है, वो कह रहा है जरूरी नहीं है कि जेनेटिकली ही डिटरमाइंड हो, ये हमने पहले भी कर रखा है। जैसे स्नेल का एग्जांपल लिखोगे, जो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं तो टेम्परेचर के आगे, अगर मान लो उनको एग को हैच करते हुए हाई टेम्परेचर मिला तो फीमेल बनेगी, लो टेम्परेचर मिला तो मेल। तो जरूरी नहीं है जेनेटिकली डिटरमाइन हो, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर टेम्परेचर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फ्लो चार्ट बना था ह्यूमन बीइंग का, बहुत बार करा रखा, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। एक्स 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 वाई, देन एक्स अलग, देन एक्स अलग, देन एक्स अलग, वाई अलग। चलो ये बताना यहाँ पे कौन सा लो लगा मेंडल का, फिर उसके बाद इसका पुनेट स्क्वायर बना देना। एक्स 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 वाई, तो 50-50% चांसेस है, बहुत बार करा रखा है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कार्बन। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कार्बन के। Which of these compound belongs to homologous series of alcohol? अल्कोहल से कौन बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है। Identify the compound having triple bond between the carbon carbon atom. ट्रिपल बॉन्ड वाला कैसा आप पहचानेंगे, अल्काइन का फॉर्मूला डबल करके 2 घटा दो, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, डबल करके ये तो ऐड कर रहे हैं, डबल करके 2 घटा रहे हैं, ये है। सो C3H4 विल बी द आंसर। फर्स्ट मेंबर C3OH जिससे बिलोंग कर रहा है उसका फर्स्ट मेंबर बेटा CH3COH क्या है, ओइक एसिड है। तो ये अगर इथेनोइक एसिड है, अगर ये इथेनोइक एसिड है तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, फर्स्ट मेंबर होगा इसका मिथेनोइक एसिड। फर्स्ट मेंबर विल बी मिथेनोइक एसिड, दैट इज HCOOH। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज टू विच द कंपाउंड C4H8 बिलोंग्स। जनरल फॉर्मूला सीरीज टू विच द कंपाउंड C4H8 बिलोंग, C4H8 बिलोंग्स, डबल करके 2 ऐड कर दो, CnH2n। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू विच दिस कंपाउंड इज रिलेटेड। चलिए उसके बाद वो कह रहा अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल है बेटा। पावर दे रखी है, दिस इज पावर, दिस इज वोल्टेज, तो फॉर्मूला लगा दो, करंट निकालना है, I इज इक्वल टू P का फॉर्मूला होता है ना, P इज इक्वल टू VI, P बाय V। P को V से डिवाइड करना था, बहुत सिंपल है, 220 से डिवाइड कर दो, इजीली हो जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, 5 आंसर आ जाएगा, करंट 5 एम्पियर। फिर वो कह रहा है एनर्जी फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 6 एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर है 1100। अब वाट को डिवाइड करते हैं बेटा, किलोवाट में चेंज करना है, वाट को हमें किस में चेंज करना होता है, किलोवाट में। सो 1100 डिवाइड बाय 1000। टाइम कितना है, 5 आवर्स, आवर्स को चेंज करना होता है हमें किसी में नहीं। अच्छा अगर यहाँ पे मिनट्स होता तो हम चेंज करते हैं, अब आवर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी।
अब कितने डेज के लिए निकालनी है? 6 डेज के लिए। तो इकट्ठे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? 30, है ना। इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 पे, देन इसको 3 पे, तो मेरे पास 33 किलो वाट आर विल बी द टोटल एनर्जी। क्लियर बेटा? एक सिंपल सी बात सुन लो, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर को हमेशा डिवाइड करेंगे 1000 से ताकि उसको किलोवाट में चेंज कर पाए। टाइम को डिवाइड करेंगे किससे? 60 से ताकि हम उसको आवर्स में चेंज कर पाए। अगर ये ऑलरेडी चेंज हुआ हुआ तब इसको नहीं छेड़ना, पर अगर इसको यूनिट्स इसकी अलग है तो आपको इसकी यूनिट को चेंज करना है। क्लियर? तो होपफुली बेटा ये कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आए होंगे। क्लियर? तो मैंने कोशिश करी है पिछले 3 से 4 साल के जो भी मुश्किल और अच्छे क्वेश्चंस थे वो आपके साथ में डिस्कस करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बेटा, इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, कितने क्वेश्चंस में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, और इन सारे क्वेश्चंस को बेटा आप लिख देना अपने पास। और अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। गुड लक फॉर द फाइनल एग्जाम एंड पढ़ ले भाई।